Hello student, today we are discussing about moral reasoning and ethical theories जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्चू एथिक्स के बारे में, डेंटोलॉजी के बारे में एंड कंसिक्वेंशलिज्म के बारे में। अगर हम रिसर्च के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में तीन चीजें आते हैं, वो है एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन। लेकिन हम भूल जाते हैं जो रिसर्च है वो क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंसिक्वेंस। जब भी कोई रिसर्चर अपना रिसर्च शुरू करते हैं तब से पब्लिकेशन तक बहुत सारे ऐसे एथिकल क्वेश्चन अराइज होते हैं जिसको हमें केयरफुली कंसिडर करना पड़ता है। तो रिसर्चर को फ्रीक्वेंटली ऐसे सिचुएशन भी इनकाउंटर करने पड़ते हैं जिसमें उसको डिसीजन करना पड़ता है कि जो वो डिसीजन और उसको कंफ्यूजन भी हो जाता है कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं मॉरली राइट है या प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे डायलेमास में रिसर्चर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन जैसे कि अराइज हो सकते हैं अबाउट ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग डाटा, treatment of human participants, use of animals in experiment, environmental impacts, authorship in publication, conflict of interest और सोशल कंसिक्वेंस क्या होगा आपके रिसर्च के। ये सारी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च। इन सारे रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए जो हमें इस चीज को मदद करे। टू एड्रेस सच क्वेश्चन रिसर्चर्स किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं मोरल रीजनिंग पे। अब मोरल रीजनिंग क्या है? मोरल रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एक्शंस, डिसीजंस एंड पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ एथिकल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज, जिसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट व्हाट इज राइट, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल इन योर रिसर्च। तो यही मोरल रीजनिंग आपको मदद करते हैं, आपको हेल्प करते हैं टू कंडक्ट रिसर्च। या जब आप बिल्कुल एक डायलेमा में पड़ जाते हैं दो चीजों के बारे बीच में, जैसे वैल्यूज और इंटरेस्ट के बीच में, अगर आप ये रिसर्च करेंगे आपका आपको बेनिफिट तो होने वाले हैं लेकिन एट द सेम टाइम ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो उस समय आपको ये रिसर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कौन सपोर्ट करते हैं? मोरल और रीजनिंग सपोर्ट करते हैं। एथिकल डिसीजन मेकिंग इन रिसर्च जनरली इन्वॉल्व्स इन क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? ऑनेस्टी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, साइंटिफिक इंटीग्रिटी एंड द पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ एक्शंस, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। एथिकल थ्योरीज हमें प्रोवाइड करते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर इवैल्यूएटिंग दीज फैक्टर एंड रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास। तो हम तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं मोरल रीजनिंग पे। वो है वर्चू एथिक्स, डेंटोलॉजी एंड कंसिक्वेंशलिज्म। वर्चू एथिक्स रिलेटेड टू पार्टिकुलर पर्सन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा ग्रो होता है, बचपन से बड़ा होने तक उसके मम्मी पापा उसको बोलते हैं भाई चोरी करना गलत है, किसी को मारना गलत है, झूठ बोलना गलत है, हाँ, जानवर को मारना गलत है ना। तो ये इस माहौल में पला बढ़ता है, बच्चे की वैल्यूज में वो फिक्स हो जाते हैं और बड़ा होने के बाद जब भी ऐसी सिचुएशन होते हैं तो बिना सोचे समझे वो डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं। अगर गलत है तो गलत बोलते हैं, सही है तो सही बोलते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? वर्च्यू एथिक्स में आते हैं। ये वैल्यूज रिलेटेड टू पार्टिकुलर पर्सन है और दिस फिलोसफी इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद एरिस्टोटल। ठीक है, तो एथिकल बिहेवियर कम्स फ्रॉम डेवलपिंग गुड कैरेक्टर, जिसको हम ट्रेड या वर्च्यूज बोलते हैं। इम्पोर्टेंट रिसर्च जो रिसर्च वर्च्यूज है उसमें ऑनेस्टी आते हैं, इंटीग्रिटी आते हैं, करेज आते हैं, फेयरनेस आते हैं, विजडम आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपेशन आते हैं। और इन रिसर्च वर्च्यू एथिक्स आस्क हमेशा कि व्हाट काइंड ऑफ रिसर्चर शुड आई बी। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा ग्रो होता है ऐसे माहौल में जिसमें ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, है ना, लोगों की मदद करने की बात करते हैं और ह्यूमन वैल्यूज को ज्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं। तो बड़ा होके वो रिसर्चर ऐसा रिसर्चर बनने की कोशिश करेंगे कि जिसमें इसके रिसर्च से सोसाइटी को बेनिफिट हो, चाहे उसमें पैसा कम हो। लेकिन ऐसा बच्चा जो एक ऐसी माहौल में
पला बड़ा है, जिसमें से पैसे की बात करते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट की बात करते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट की बात करते हैं, तो वो ऐसा रिसर्च फील्ड चुनेगा जिसमें ज्यादा इसको बेनिफिट हो, चाहे लोगों को नुकसान हो उससे। तो इतना फर्क पड़ते हैं मॉरल वैल्यूज का। ऑनेस्टी क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने पहले कहा कि वर्चुअल एथिक्स में जो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी वो डाटा रिपोर्ट करे वो एक्यूरेट हो, एक्नॉलेज करने की उसमें क्षमता होना चाहिए, कोई भी अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग हिज रिसर्च हो, कोई फैब्रिकेशन ना करे, यानी अपने रिसर्च को तोड़ मरोड़ के झूठ मूठ का ना वो पेश करे, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन ना दे, डाटा को मैनिपुलेट ना करे। इसलिए हर किसी रिसर्चर में क्या होना चाहिए? अ, क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी होना चाहिए। इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? रिमेनिंग कमिटेड टू ट्रुथ एंड साइंटिफिक स्टैंडर्ड। चाहे आप पे कितना जोर आए, चाहे कितना आपको पर्सनल लॉस हो, आप अपने वैल्यूज से यानी साइंटिफिक स्टैंडर्ड से आगे पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। और एक है रिसर्चर में करेज होना चाहिए। अगर किसी ने गलत रिपोर्ट पब्लिश किया है तो आप में वो करेज होना चाहिए कि आप बोल दें कि ये जो डाटा है वो फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, और आप उसको उसके अगेंस्ट में ऐसा रिसर्च पब्लिश करें जो क्या हो, ट्रुथ बेस्ड हो, है ना। और आप में वो ताकत होनी चाहिए, वो करेज होना चाहिए कि गलत को गलत कहें। और फेयरनेस होना चाहिए, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे कोई रिसर्चर अपना रिसर्च तो करते हैं, अपने स्टूडेंट का मदद लेते हैं, अपने साथी का मदद लेते हैं, को वर्कर का मदद लेते हैं, लेकिन जब पब्लिकेशन की बारी आती है चुपचाप से अपने आप को क्रेडिट देते हैं कि ये सारा काम मैंने किया है। तो अब में वो नहीं, वो फेयरनेस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो काम क्या हो जाएगा? अनइथिकल हो जाएगा। ठीक है। और वर्चुअल एथिक्स एम्फसाइज दैट एथिकल रिसर्च डिपेंड्स ऑन मोरल कैरेक्टर एंड पर्सनल एक्सीलेंस, जो हमने अभी डिस्कस किया है। साइंटिफिक इंटीग्रिटी इज व्यू इट एज रिफ्लेक्शन ऑफ रिसर्चर कैरेक्टर एंड वैल्यूज, ये भी हमने डिस्कस किया। डियोंटोलॉजी में क्या आते हैं? डियोंटोलॉजी एक्चुअली फोकस करते हैं ऑन ड्यूटीज, मोरल रूल्स एंड ओब्लिगेशन रादर देन कंसिक्वेंस। यानी यहाँ पर रिटन रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी चोरी नहीं करता है। चोरी क्यों नहीं करता है? क्योंकि रिटन रूल्स है, अगर वो चोरी करेंगे तो पुलिस उसको पकड़ेंगे, सजा देंगे। अगर वो फैब्रिकेशन डाटा देंगे तो पब्लिशर उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, या उसने अगर गलत काम किया तो रिलीजन के हिसाब से उसको नर्क में जगह मिलेगा। तो उसके बेस पे वो अपने आप को अच्छे काम करते हैं, एथिकल काम करते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं? डियोंटोलॉजी में आते हैं, जिसमें जिसके बेस पे वो ऑनेस्ट रहते हैं, ट्रूथफुल रहते हैं अपने फाइंडिंग्स में, फैब्रिकेशन नहीं करते हैं, फाल्सिफिकेशन नहीं करते हैं, प्लेगरिज्म यानी किसी का और के काम अपना काम बना के वो अ, नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वो अनएथिकल है। किसके हिसाब से? डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के हिसाब से। तो रिसर्च मस्ट रेस्पेक्ट पार्टिसिपेंट राइट, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी, ये तो हमने बार बार कहा है। ठीक है। इन्फॉर्मेड कंसेंट, यानी कोई भी अगर आप ह्यूमन को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसकी हमें हमेशा कंसेंट लेना है। कंसेंट नहीं लेंगे तो अनएथिकल माना जाएगा। जैसे यूट्यूब पे भी आपको बार बार सर्वे आता रहते हैं, आपको आपसे पहले कंसेंट लेते, कंसेंट लेने के बाद ही वो अपने इस रिसर्च क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, वरना रिजेक्ट भी आप कर सकते हैं। आपने जो डाटा दिया हमेशा वहां बोला होता है कि कॉन्फिडेंशियल रहेगा, यानी आपने जो डाटा यहाँ पे दिया है वो किसी और के साथ साझा नहीं करेंगे, है ना। अगर ऐसा नहीं आते हैं, नहीं करते हैं, तो वो अनएथिकल माना जाता है। ये हमेशा जो डेंटोलॉजी जनरली प्रपोज करते हैं किसी को, यानी प्रपोज करते हैं किसको? डिसेप्शन इन रिसर्च, यानी धोखा किसी को हमें नहीं देना है। ये इससे ये डेंटोलॉजी हमें क्या प्रमोट करते हैं? फेयरनेस, जस्टिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पार्टिसिपेंट सिलेक्शन। अगर आपको किसी काम को, किसी के काम को साइट करना है तो प्रॉपर साइटेशन के बाद आपको उसका काम को साइट करना पड़ेगा, या एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक आदमी ने डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में काम किया, इसने अपना रिसर्च का आधा काम हमारे पास किया, लेकिन जब वो रिसर्च करते हैं तो उसको, उसकी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ड्यू एक्नॉलेजमेंट करें, कि इसमें ऐसा लिखें, एक लाइन लिखें कि I would like to thank Department of Chemistry Kargil campus for providing research facilities for me.
है, ऐसा एक लाइन लिखें तो वो फिर एथिकल काम हो जाएगा। अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं करेंगे तो अनएथिकल कंसिडर करते हैं। कंसिक्वेंशलिज्म सीधे नाम से पता चलते हैं कि वो रिसर्च का जो एथिकल वैल्यू से वो डिपेंड करते हैं कितना बेनिफिशियल है ह्यूमन के लिए, है ना। अगर उस रिसर्च से लोगों को इन्वायरमेंट को फायदा आता है, दैट मीन्स वो एथिकल है। अगर उससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है तो वो अनएथिकल कंसिडर करेंगे, कहेंगे, ठीक है। तो द गोल इज टू अचीव द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मैं ये इसका गोल है, किसका, कंसिक्वेंशलिज्म फिलोसफी का, ठीक है। इन रिसर्च एथिकल डिसीजन बेस्ड ऑन बैलेंसिंग पोटेंशियल बेनिफिट, जो मैंने पहले कहा, अगर बहुत ज्यादा बेनिफिट है तब वो एथिकल है, अगर नहीं है, इसमें रिस्क है, तो क्या है, वो अनएथिकल है। तो रिसर्चर मस्ट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ देयर वर्क ऑन इंडिविजुअल कम्युनिटीज एंड सोसाइटी। हमेशा अपने काम को विथ रेस्पेक्ट टू किसी इंडिविजुअल को फायदा हो रहा है, कम्युनिटीज को फायदा हो रहा है, सोसाइटी को फायदा हो रहा है, उसके बेस पे अपने रिसर्च को कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमेशा एक इस पे क्रिटिसिज्म रहता है कि ये इंडिविजुअल राइट्स को वायलेट करते हैं। कौन, कंसिक्वेंशलिज्म। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैंसर की दवाई हमें टेस्ट करना है तो एक इंसान पे करेंगे, लेकिन वो इंसान मर भी सकता है इसकी साइड इफेक्ट से। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से करोड़ों की जान भी तो बच सकती है। तो कंसिक्वेंशलिज्म के हिसाब से तो ये एथिकल हो गया ना, लेकिन इंडिविजुअल राइट के हिसाब से वो अनएथिकल हो जाते हैं। ये इसमें एक क्रिटिसिज्म रहता है। अगर इन तीनों को हम कंपेयर करें तो वर्च्यू जो एथिक्स है वो फोकस करते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर पे, डेंटोलॉजी फोकस करते हैं ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, एथिकल रूल्स पे, कंसिक्वेंशलिज्म वो फोकस करते हैं कितना ज्यादा बेनिफिट है और कितना कम नुकसान है। लेकिन बहुत सारी केस में ये तीनों थ्योरीज एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी के डाटा फैब्रिकेशन को इन टर्म्स ऑफ दिस थ्री थ्योरीज एक्सप्लेन करना है, तो वर्चुअल एथिक्स बोलते हैं इस डाटा फैब्रिकेशन को कंडेम करते हैं, बिकॉज ये समझते हैं बिकॉज इट रिफ्लेक्ट डिसऑनेस्टी एंड लैक ऑफ इंटीग्रिटी। डेंटोलॉजी भी इसका फैब्रिकेशन काम को क्या करते हैं, कंडेम करते हैं, बिकॉज इट वायलेट्स द ड्यूटी टू टेल द ट्रूथ। कंसिक्वेंशलिज्म भी इसको क्या करते हैं, कंडेम करते हैं, बिकॉज कंसिक्वेंशलिज्म एथिक्स के हिसाब से क्या है, ये मिसलीडिंग रिसर्च है। ये रिसर्च मिसलीड करे क्योंकि उसने फैब्रिकेशन किया अपने डाटा में, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स मानते हैं क्योंकि गलत काम के लिए इसने रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किया, और इससे हार्म इफेक्ट हो सकते हैं सोसाइटी पे। तो ये चीज तीनों जो थ्योरीज है वो all the three theories agree that the fabrication is unethical although they use different reasoning, ठीक है। सिमिलरली जैसे रिसर्च रिस्क को हमें एसेस करना है तो वर्चुअल एथिक्स प्रमोट करते हैं रिस्पॉन्सिबल जजमेंट, कि आप किसी को नुकसान ना हो, एक रिस्पॉन्सिबल जजमेंट करें, ऐसा बोलते हैं। डेंटोलॉजी रेस्पेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट की राइट को कि इसको रिस्क ना हो इस रिसर्च में। और कंसिक्वेंशलिज्म बोलते हैं कि अगर इसमें ज्यादा बेनिफिट है तो इस रिस्क को ले सकते हैं, अगर रिस्क नुकसान ज्यादा है तो इस रिस्क को ना लें, है ना। तो टुगेदर दिस अप्रोच प्रोवाइड्स कंप्रहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर इथिकल डिसीजन मेकिंग रिसर्च। तो आपको भी जब इथिकल क्वेरी राइज हो जाते हैं, ये तीनों थ्योरीज आपको मदद करते हैं। तो हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसको रोड पे एक लॉकेट मिलता है, किसकी, गोल्ड की लॉकेट मिलते हैं। लेकिन अब उसको बचपन से ये सिखाया है माँ बाप ने कि किसी का अगर कुछ माल मिले तो तुरंत उसको वापस कर देना है। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वर्चू एथिक्स में आ जाएगा। लेकिन वो ये सोचता है कि मुझे इस गोल्ड लॉकेट को किसी को वापस, जिसका भी वापस करना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजन के हिसाब से अगर मैं वापस नहीं करूंगा तो मुझे मरने के बाद मुझे दोजख में या जहन्नम में या मुझे नरक में जगह मिलेगी, भगवान मेरे से नाराज होगा। तो किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, आ किस में आ जाएगा भाई,
डियोंटोलॉजिक एथिक्स में आ जाएगा। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि अगर इस काम से किसी और को खुशी मिलेगी कि मैं अगर उसको वापस करूंगा, सोसाइटी में प्यार मोहब्बत फैल जाएगा क्योंकि मैंने उसको चुराया नहीं, उसको वापस कर दिया, या मुझे इनाम मिलेगा, या वो खुश होगा, तो वो कंसिक्वेंस पे डिपेंड करे, तो कंसिक्वेंशलिज्म फिलोसफी की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन मॉडर्न रिसर्च में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे एथिकल चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, किसी की प्राइवेसी को आप इग्नोर कर रहे हैं, आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। वो सारा एथिकल चैलेंजेस बहुत सारे हैं जो आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। हालांकि पब्लिशर हमें बार बार बोलते हैं रिसर्च पब्लिकेशन से पहले, हमें गाइडेंस देते हैं कि कोई भी किसी का वायलेशन ना हो, किसी भी रूल्स का, है ना। कोई भी काम आपका नॉन एथिकल ना हो, लेकिन फिर भी हम उनको इग्नोर करते हैं। आप पूरा अपना रिसर्च पेपर चैट जीपीटी को डाल के लिखवा देते हैं, तो ये अनएथिकल होगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो इसलिए ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनिज्म हमें तो बोलते हैं ऐसा नहीं करने के, लेकिन रिसर्चर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें, खुद इन एथिकल थ्योरीज को फॉलो करें, अनएथिकल पब्लिकेशन ना करें, अनएथिकल काम ना करें। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग दैट साइंटिफिक प्रोग्रेस बेनिफिट सोसाइटी। उससे क्या हो जाएगा, आपकी रिसर्च से लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, आपकी रिसर्च से, अगर आप रिसर्च एथिक्स को फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।